सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूनिट 5 ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। ये बिल्कुल प्रिस्क्राइब और कंसाइज नोट है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा जो 5th यूनिट है वो कवर हो जाएगा। इसमें मैंने कुछ कोड भी डाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट कोड हैं, क्योंकि सारे कोड पढ़ना तो किसी के बस की बात है नहीं और वो हार्ड भी हो जाएगा और उनको मीनिंगफुल भी नहीं है। तो शुरू करते हैं। टेक्सचुअल एनालिसिस। टेक्सचुअल एनालिसिस क्या है? तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम एग्जामिन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं टेक्सचुअल डेटा से। अब ये रिटन, स्पोकन, डिजिटल टेक्स्ट कैसा भी हो सकता है जो हमें आर्टिकल, ट्विटर, रिव्यू, कस्टमर फीडबैक, ट्रांसक्रिप्ट या डॉक्यूमेंट वगैरह से मिलता है। इसका एम होता है कि जो कंटेंट, स्ट्रक्चर या पैटर्न और सेंटीमेंट है जो भी एक्सप्रेस किया गया है टेक्स्ट में, उसे हम एनालाइज कर से उससे इंफॉर्मेशन निकाल सके। तो टेक्सचुअल एनालिसिस दोनों तरह का होता है। क्वालिटेटिव मतलब थीमेटिक एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव मतलब फ्रीक्वेंसी काउंट और सेंटीमेंट स्कोर काउंट। आज के वर्ल्ड में क्योंकि जैसे कि डिजिटल एज इतना राइज कर रही है, टेक्सचुअल एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी हो गया है इन्फॉर्म डिसीजन करने के लिए, और जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो टेक्सचुअल अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल डेटा में से निकालने के लिए। अब क्या की एक्सपेक्ट है टेक्सचुअल एनालिसिस के? तो पहला है टेक्स्ट प्रिपरेशन। सबसे पहले जब हम टेक्सचुअल एनालिसिस करते हैं तो हम टेक्स्ट को प्री प्रोसेसिंग करते हैं। प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हम क्लीन करते हैं और प्रिपेयर करते हैं टेक्स्ट को एनालिसिस के लिए। अभी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे टोकनाइजेशन क्या होता है। टोकनाइजेशन आ सकता है ये डायरेक्टली, इसका मतलब होता है कि वर्ड, जो भी हमारा टेक्स्ट है उसे वर्ड या फ्रेज में तोड़ना। कैटेगराइजेशन मतलब क्लासीफाई करना उसे टॉपिक में और कैटेगरी में। देन हम उसे सेंटीमेंट एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इमोशन क्या है, ओपिनियन क्या है। और देन टेक्स्ट माइनिंग। टेक्स्ट माइनिंग का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट करना मीनिंगफुल पैटर्न यूजिंग अ टेक्निक लाइक TF, IDF और द वर्ड इमेजिंग। हमें आगे पढ़ने वाले कि TF, IDF क्या होता है। अब आ जाता है एप्लीकेशन क्या है टेक्सचुअल एनालिसिस के, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो पहला बिजनेस और मार्केटिंग में। कस्टमर फीडबैक एनालाइज। जो कंपनीज है वो टेक्सचुअल एनालिसिस का यूज़ करके एग्जामिन करती है रिव्यूज़ को, सपोर्ट सेट प्रोवाइड करती है और सर्वे करती है रिस्पॉन्सेज का, और अपनी सर्विसेज उस हिसाब से इम्प्रूव करती है। ब्रांड के सेंटीमेंट को मॉनिटर करते हैं, जैसे कि कस्टमर क्या फील कर रहा है ब्रांड के बारे में, वो हमें सोशल मीडिया के कमेंट या ऑनलाइन मेंशन से पता चलता है। देन आता है सोशल मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन। सेंटीमेंट एनालिसिस ऑफ ट्वीट्स और पोस्ट। पॉलिटिकल कैंपेन के टाइम पे हम पब्लिक के सेंटीमेंट को एनालाइज करते हैं और क्या क्या की इश्यूज हैं विद द हेल्प ऑफ ट्वीट एंड द पोस्ट। ट्रेंड डिटेक्शन। हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं कि इस टाइम पे क्या इमर्जिंग टॉपिक चल रहा है, क्राइसिस कौन से चल रहा है। और ये क्या होता है? ये रियल टाइम टेक्सचुअल एनालिसिस के हेल्प से होता है, जैसे फेसबुक या ट्विटर के डेटा से। फिर हेल्थ केयर। क्लिनिकल टेक्स्ट माइनिंग। हम क्या करते हैं? मेडिकल इन्फॉर्मेशन जो है, रिलीवेंट मेडिकल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं डॉक्टर के नोट से और पेशेंट के रिकॉर्ड से, और उसके बेसिस पे पर्सनल रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। देन आ जाता है एजुकेशन, स्टूडेंट फीडबैक एंड कोर्स रिव्यू। हम क्या, अगर हमें समझना है कि कोर्स की क्वालिटी कैसी है, इफेक्टिवनेस कैसा है, तो उसे समझने के लिए भी हम टेक्सचुअल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। प्लैगियरिज्म डिटेक्शन। आपको पता ही होगा, जब भी आप कोई असाइनमेंट देते हो तो उसमें बोलते हो कि प्लैगियरिज्म नहीं होना चाहिए, तो वो भी हम टेक्सचुअल एनालिसिस से कर सकते हैं। देन लीगल एंड द कंप्लाइंस। कॉन्ट्रैक्ट एंड पॉलिसी रिव्यू। ऑटोमेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं? जो भी क्लॉजेज हैं, इंपॉर्टेंट क्लॉजेज है, कंप्लाइंस गैप या रिस्क वगैरह है, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं लोग, जो लीगल वाले होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उनका टाइम बच जाता है कि पूरे डेटा में से एक क्लॉज पढ़ने का, वैसे इंपॉर्टेंट क्लॉजेस निकाल लेते हैं और फिर उनका यूज़ करते हैं। फिर मीडिया एंड जर्नलिज्म। कंटेंट एनालाइज। स्टडी करके नए नए आर्टिकल ये अंडरस्टैंड करते हैं मीडिया की, मीडिया बाइसेंस तो नहीं है, टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रखा है, लैंग्विस्टिक स्टाइल क्या है, और फेक न्यूज़ भी डिटेक्ट की जाती है। तो आप इसे रोक के और पढ़ सकते हैं डिटेल में। मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर ही आपको समझाया है क्योंकि इतना ये हार्ड है नहीं। देन आ जाता है सिग्निफिकेंस। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो पब्लिक ओपिनियन और सेंटीमेंट को समझने में कि लोग क्या फील कर रहे हैं किसी टॉपिक प्रोडक्ट के बारे में, वो हम समझते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने इनमें एग्जाम्पल जानबूझ के डाले हैं, बिकॉज एग्जाम्पल लिखकर आओगे तो आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छा रहेगा, और एग्जाम्पल से आपका लेंथ भी आंसर की बड़ी होगी। देन इन्हांस द कस्टमर एक्सपीरियंस। बिजनेसेस जो है वो टेक्सचुअल एनालिसिस का यूज़ करके कस्टमर के रिव्यू को इंटरप्रेट करते हैं फीडबैक फॉर्म की हेल्प से, सपोर्ट कन्वर्सेशन की हेल्प से, और अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूविंग अ डिसीजन मेकिंग। टेक्सचुअल एनालिसिस की हेल्प से हम डेटा ड्रिवन डिसीजन ले पाते हैं
इंस्टेड ऑफ इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन, इनेबलिंग अ मार्केट रिसर्च एंड कॉम्पिटिटिव एनालाइज। जो कंपनी है वो एनालाइज कर पाती है इंडस्ट्री की रिपोर्ट को, कस्टमर के ओपिनियन को, कॉम्पिटिटर्स के रिव्यू को, और उसकी हेल्प से वो आइडेंटिफाई कर पाती है कि कंज्यूमर की प्रीफरेंस क्या चल रही है। अकेडमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, रिसर्चर्स जो है वो टेक्सचुअल एनालिसिस का यूज़ करते हैं इंटरप्रेट करने के लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर, लीगल टेक्स्ट या पॉलिटिकल रिसर्च, जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके कि इस पेपर की थीम क्या है, डिस्कवर कर सके पैटर्न या आइडियोलॉजी क्या है। देन ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी, टेक्सचुअल एनालिसिस की हेल्प से जो रीडिंग और कैटेगराइज करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को, तो इससे हमारा टाइम जो है वो का सेव हो जाता है और हमारा मैनुअल एफर्ट्स भी कम हो जाते हैं। रिस्क डिटेक्शन एंड कंप्लाइंस, अब हम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाइनेंस, हेल्थ केयर और लॉ जो है वो टेक्सचुअल एनालिसिस का यूज़ करके पहले से ही जो भी थोड़े रेड फ्लैग वाली चीज़ें होती है, फ्रॉड वाली चीज़ें होती है, वो निकाल पाती है, उसका रिस्क जो है वो कम हो जाता है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी, जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस टेक्सचुअल एनालिसिस का यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए कवरेज पैटर्न, बाइसनेस, इम्पैक्ट क्या है सर्टेन नैरेटिव की न्यूज़ में, ये सब। अब आ जाते हैं चैलेंजेस क्या है टेक्सचुअल एनालिसिस के। पहला, अनस्ट्रक्चर्ड और इनकंसिस्टेंट डेटा। जो डेटा हमारा होता है टेक्स्ट का, वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट होता है और अनस्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड मतलब कि जैसे एक्सेल में डेटा है रोज ऑन कॉलम की फॉर्म में, ऐसा कुछ नहीं होता, और बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेशन भी इससे हो सकती है। ग्रामर, स्लैंग, स्पेलिंग वगैरह होती है। एम्बिग्विटी एंड द कॉन्टेक्स्ट, एम्बिग्विटी का मतलब होता है कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। तो इसकी वजह से जब आप इंटरप्रेट करते हो अलग अलग जगह पे, तो अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है तो आप जो है वो गलत, मतलब जो टेक्सचुअल एनालिसिस है वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। सार्केज़म एंड आयरनी डिटेक्शन, अब जो इंडियन की लैंग्वेज है उसमें जो पीपल की लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज है, हम सार्केज़म भी यूज़ करते हैं, बट टेक्सचुअल एनालिसिस तो उसे ऐसे ले सकता है कि भाई ये भले हम उसे नेगेटिव सेंस में बोल रहे हो, बट एज ए सार्केज़म हम उसे पॉजिटिव में बोल रहे हो। जैसे ओ ग्रेट अनदर मंडे, अब ये रिकोगनाइज किया जाएगा पॉजिटिव में विदाउट रिकोगनाइजिंग कि ये हम सार्केज़म में बोल रहे हैं, तो ये भी एक इशू है। देन लैंग्वेज डाइवर्सिटी एंड मल्टी लैंग्वेज, जो वर्ड है उसके अंदर बहुत ह्यूमन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मल्टी लैंग्वेज है, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है टेक्सचुअल एनालिसिस में। देन हाई डायमेंशनलिटी मतलब एक्सट्रीमली लार्ज फीचर सेट होते हैं, और जिसकी वजह से मतलब जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है और उसे हैंडल करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। डेटा प्री प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी, अब किसी भी डेटा को हम एनालाइज करने से पहले टेक्सचुअल डेटा को क्या करते हैं, प्री प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा, क्लीन करते हैं, टोकनाइजेशन करते हैं, जैसे स्टॉप वर्ड रिमूव करते हैं, स्टैमिंग करते हैं, लेमेटाइजेशन करते हैं। ये बहुत ही क्रूशल है, बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस टूल लगता है, तब जाके ये कुछ होता है। अभी आगे के कुछ और दे रखे हैं, प्राइवेसी, एथिकल कंसर्न, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। एक मॉडल इंटरप्रिटेशन में समझा देती हूँ। क्या होता है कि जो कुछ पावरफुल मॉडल होते हैं जैसे कि डीप लर्निंग, वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करते हैं, मतलब हम इनके ना पीछे की बात समझ नहीं पाते। हमें पता है कि इसने बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए हमें ये बता दिया कि हमें ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बट किस बेसिस को, किस फैक्टर को इसने कंसिडर करा वो हम नहीं समझ पा रहे, तो ये ब्लैक बॉक्स की तरह काम करते हैं और इन मॉडल के इंटरप्रिटेशन बहुत ही मुश्किल होती है। देन आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज टेक्स्ट माइनिंग। तो टेक्स्ट माइनिंग को क्या कहते हैं, टेक्स्ट डेटा माइनिंग या टेक्स्ट एनालिटिक भी कहते हैं। ये प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा। ये कंबाइन करता है टेक्निक्स लाइक लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग एंड स्टार्ट डिस्कवर करने के लिए पैटर्न और ट्रेंड। अब टेक्स्ट माइनिंग जो होता है उसमें सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरह के डेटा होते हैं, जैसे ईमेल, कस्टमर रिव्यू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जो ऑब्जेक्टिव होता है टेक्स्ट माइनिंग का वो यही होता है, कन्वर्ट करना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा में, पैटर्न को और रिलेशनशिप को या सेंटिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना और डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब इसमें क्या क्या स्टेप है, अब देखो स्टेप इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने डाले हैं। स्टेप जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं टेक्सचुअल एनालिसिस के, टेक्स्ट माइनिंग, सेंटिमेंट और कैटेगराइजेशन के कुछ चेंजेस है। पहला टेक्स्ट कलेक्शन, सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट कलेक्ट करना है। टेक्स्ट कहाँ से कलेक्ट होगा, ये न्यूज़ आर्टिकल, वेबसाइट वगैरह से। फिर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करना है। प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, क्लीनिंग करना है टेक्स्ट को, पहले कन्वर्ट करना है अपर सारे टेक्स्ट को लोअर केस में, फिर नॉइसेस रिमूव करनी है, फिर स्टॉप वर्ड रिमूव करना है। स्टॉप वर्ड क्या होता है, जैसे इंग्लिश के इज, द, इन, ये सब होता है। टोकनाइजेशन ब्रेक करना है इंडिविजुअल फ्रेम में। फिर स्टैमिंग और लेमेटाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी जो एडवांस फॉर्म लिखी है उसको बिल्कुल बेसिक रूट फॉर्म में लाना, जैसे रनिंग का रन बना देना, ठीक है। फिर टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना, इसमें क्या होता है, फीचर एक्सट्रैक्शन करना, मतलब जो क्लीन टेक्स्ट है उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। अभी अनस्ट्रक्चर्ड ही है वो लेकिन क्लीन हो गया, तो अब इसे स्ट्रक्चर्ड में यूज़ करना। इसमें इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये TF-IDF, जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा
क्वेश्चंस में मैंने देखी है, टर्म फ्रीक्वेंसी, इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अब आता है पैटर्न डिस्कवरी। अब हम क्या करते हैं कि जो भी एल्गोरिथम है उसकी हेल्प से हम पैटर्न डिस्कवर करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं इनसाइट्स को, इंपॉर्टेंट इनसाइट्स जो होता है। अब इसके लिए हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं जैसे क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, टॉपिक मॉडलिंग, सेंटिमेंट एनालाइज। इसमें क्लस्टरिंग आप याद कर सकते हो या एक दो टेक्निक जो आपको सही लगे वो याद कर लो ऐसी। देन इवोल्यूट करना, वैलिडेट करना। फिर उसके बाद हम एक्यूरेसी चेक करते हैं कि जो हमने मॉडल बनाया है वो ठीक है या नहीं। उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी, F1 स्कोर, प्रिसिशन, रिकॉल, क्रॉस डेटा वैलिडेशन, ये सब यूज़ करते हैं। इसमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चंस देखे हैं बुक में। देन आ जाता है इंटरप्रिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। एंड में क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा होता है उसको विजुअलाइज तरीके से प्रेजेंट करते हैं ताकि लोग अच्छे से समझ पाएँ। समरी रिपोर्ट की हेल्प से, डैशबोर्ड के से, चार्ट एंड ग्राफ या वर्ड क्लाउड की हेल्प से। अब आ जाता है सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस का मतलब होता है ओपिनियन माइनिंग। हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं इमोशनल टोन क्या है, किसी भी बॉडी टेक्स्ट के पीछे इमोशनल टोन क्या है। ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर सेंटीमेंट जो हमने एक्सप्रेस किए हैं वो पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या फिर नेगेटिव है। वाइडली यूज़ किया जाता है पब्लिक के ओपिनियन और इमोशन को समझने के लिए, प्रोडक्ट, सर्विस और इवेंट को प्रोवाइड करते हुए, और स्पेशली कस्टमर फीडबैक, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग या ब्रांड रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। जैसे मान लो एक रिव्यू है, प्रोडक्ट क्वालिटी इज अमेजिंग, जो कि पॉजिटिव रिव्यू है, और कस्टमर सर्विस आर टेरेबल, ये नेगेटिव रिव्यू है। तो इस बेसिस पे इमोशन आइडेंटिफाई करता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन को समझने के लिए, डिसीजन इंप्रूव करने के लिए, और सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन क्या है उसे डिटेक्ट करने के लिए। अब इसके भी स्टेप है। सबसे पहले वही है टेक्स्ट कलेक्शन, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, ये भी सेम है ऊपर जैसा। फिर यहाँ से चेंज होता है सेंटिमेंट, लेक्सिकन और मॉडल सिलेक्शन। द टू मेन अप्रोच, जो दो मेन अप्रोच हैं वो है रूल बेस्ड लेक्सिकन अप्रोच। मतलब हम प्री डिफाइंड डिक्शनरी को यूज़ करते हैं जहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं सेंटिमेंट के स्कोर प्रोवाइड करने के लिए। प्री डिफाइंड डिक्शनरी है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि ये जो कमेंट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। या मशीन लर्निंग अप्रोच। मशीन लर्निंग अप्रोच में क्या होता है कि हम ट्रेन करते हैं, पहले ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करते हैं, एल्गोरिथम को ट्रेन करते हैं, फिर उसके बाद हम उसे यूज़ करते हैं। जैसे कि नेव, SBM हम यूज़ करते हैं। अब इसमें फीचर एक्सट्रैक्शन भी रिक्वायर्ड होता है और मॉडल ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड होती है, जो कि वर्ड एम्बेडिंग IDF करके है। फिर सेंटिमेंट को हम क्लासीफाई करते हैं, मतलब अब तक हमने वो मॉडल का वो यूज़ कर लिया, अब हम सेंटिमेंट को क्लासीफाई करते हैं कि इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव क्या है वो हम यूज़ कर रहे हैं। और फिर मॉडल को इवोल्यूट कर रहे हैं, वही उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह, एक्यूरेसी वगैरह चेक करके, एंड देन हम उसे विजुअलाइज करें। मतलब स्टेप्स आर सिमिलर, कुछ बस यहाँ मेन के 2-3 स्टेप यहाँ पे अलग हैं। जैसे कि सेंटिमेंट, लेक्सिकन और मॉडल सिलेक्शन, मॉडल को सिलेक्ट करने वाला चीज़ और सेंटिमेंट को क्लासीफाई करने वाली चीज़। देन आ जाता है टेक्स्ट कैटेगराइजेशन, जिसे हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। प्रोसेस है जहां हम असाइन करते हैं प्री डिफाइंड कैटेगरीज में, या टेक्सचुअल डेटा को हम प्री डिफाइंड कैटेगरीज में डाल देते हैं जो भी हमारा डेटा आता है। इससे क्या होता है कि ये भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ करता है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजिंग, फिल्टरिंग, एनालाइजिंग लार्ज करता है और लार्ज वॉल्यूम डेटा को एनालाइज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, फिल्टर करता है। इसकी सिंपल डेफिनेशन समझना चाहो तो ये एक टेक्निक है जहाँ हम टेक्स्ट को मीनिंगफुल ग्रुप में कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे कि ये स्पैम है, नॉट स्पैम है, स्पोर्ट्स का डेटा है या पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी का, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा एग्जांपल दे दिया, रियल लाइफ एग्जांपल। अब आ जाते हैं इसके भी स्टेप्स आर वेरी सिमिलर। डेटा कलेक्शन, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, फीचर एक्सट्रैक्शन, देन मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। वही है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं, डेटा प्रोवाइड करते हैं और उसको ट्रेन करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम मॉडल को इवोल्यूट करते हैं फॉर इट्स एक्यूरेसी, प्रिसाइजनेस, रिकॉल, F1 स्कोर, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की हेल्प से, एंड देन प्रिडिक्ट करते हैं। व्हाट इज कन्फ्यूजन मैट्रिक्स? अब इतना बारी पढ़ लिया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, अब ये होती क्या है जरा वो समझ लेते हैं। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज अ परफॉर्मेंस इवोल्यूशन टूल जो यूज़ किया जाता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में इन अ मशीन लर्निंग। परफॉर्मेंस को इवोल्यूट करने का टूल है जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है मशीन लर्निंग में। ये प्रोवाइड करता है समरी ऑफ प्रिडिक्शन रिजल्ट की, जो प्रिडिक्टेड रिजल्ट है उनकी समरी प्रोवाइड करते हैं कि क्या वो सही है या नहीं है, और उन्हें एक्चुअल जो रिजल्ट है उससे कंपेयर करता है। और ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन मॉडल है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि एक्चुअल पॉजिटिव है और प्रिडिक्टिव वैल्यू ने कहा कि ये ट्रू पॉजिटिव है और फिर फॉल्स नेगेटिव है। एक्चुअली नेगेटिव है और ट्रू, इसने कहा फॉल्स नेगेटिव या ट्रू नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझो। ट्रू पॉजिटिव का मतलब है कि मॉडल ने भी पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया और एक्चुअल में भी पॉजिटिव है। ट्रू नेगेटिव मतलब मॉडल ने भी नेगेटिव प्रिडिक्ट किया और एक्चुअल में भी पॉजिटिव है। लेकिन फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है मॉडल ने पॉजिटिव किया है बट एक्चुअली नेगेटिव है, ये टाइप 1 एरर है। और फॉल्स नेगेटिव का मतलब मॉडल ने नेगेटिव कहा है बट एक्चुअली पॉजिटिव है। अब आ जाते हैं TF-IDF, ये भी एक टेक्निक जो अभी ऊपर बढ़ी थी। इसका मतलब होता है टर्म फ्रीक्वेंसी इन्वर्स डॉक्यूमेंट
इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। स्टैटिकल टेक्निक है, यूज़ की जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड, वर्ड कितने इंपॉर्टेंट हैं एक डॉक्यूमेंट में, जो वर्ड हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है रिलेटिव टू कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कि अगर हम एक डॉक्यूमेंट के जो वर्ड हैं उन्हें कंपेयर करें कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट में तो वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसकी सिंपल डेफिनेशन भी दे रखी है। अब इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो टर्म फ्रीक्वेंसी जो मेजर करते हैं कि एक जो वर्ड है वो एक डॉक्यूमेंट में कितनी बार आया, और इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ये क्या करता है, जो रेयर वर्ड्स होते हैं उन्हें फाइंड करता है और उनके वेटेज को बढ़ा देता है। अब आ जाता है डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स। डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स इज़ ए स्ट्रक्चरल टेबल यूज की जाती है टेक्स्ट माइनिंग में एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। ये रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ डेटा को एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में। इसके अंदर रो होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट को शो करते हैं कि डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2, कॉलम होते हैं जो वर्ड को शो करते हैं, और सेल जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं कि एक ईच डॉक्यूमेंट में ये जो वर्ड है वो कितनी बार आया। देन आ जाता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है? प्रिडिक्टिव एनालिसिस इट रेफर्स टू यूज ऑफ स्टैटिकल टेक्निक, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एंड डेटा माइनिंग मेथड टू एनालाइज द हिस्टोरिकल डेटा एंड मेक अ प्रिडिक्शन अबाउट द फ्यूचर इवेंट एंड बिहेवियर। प्रिडिक्टिव मतलब प्रिडिक्ट करना चीज़ों को। स्टैटिकल टेक्निक, मशीन लर्निंग और हिस्टोरिकल डेटा की हेल्प से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, मतलब पिछले डेटा को देखते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव एनालिसिस, सिंपल वर्ड में। इसका एम क्या होता है कि जो पास्ट डेटा से हम पैटर्न एनालाइज करते आ रहे हैं उसको अनकवर करना, कुछ रिस्क फैक्टर हमने देखा कि पिछली बार ये सब हुआ था और फिर फ्रॉड हो गया था, तो उस बेसिस पे हम देख पाएंगे कि इस बार हमें क्या नहीं करना है या क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सब इसमें होता है। और ये बहुत जगह यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारा बिजनेस, हेल्थ केयर, फाइनेंस, मार्केटिंग, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। इसके फीचर्स क्या है? डेटा ड्रिवन। प्रिडिक्टिव एनालिसिस जो है वो हिस्टोरिकल डेटा और करंट डेटा पर रिलाय करता है, किसी भी पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए हवा में कुछ नहीं होता। ये स्टैटिकल और मशीन लर्निंग मॉडल को यूज़ करता है, जिससे रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, डिसीजन मेकिंग, न्यूरल नेटवर्क फोकस करता है फ्यूचर इवेंट पे। मतलब डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक में क्या होता है कि हम देखते हैं कि क्या हो गया, डायग्नोसिस में क्या होता है क्यों हुआ है, बट प्रिडिक्टिव क्या होता है फॉरवर्ड लुकिंग है और फ्यूचर पर देखता है। प्रोबेबिलिस्टिक प्रिडिक्शन एक सिंगल आंसर प्रिडिक्ट करने की जगह प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि इतनी प्रोबेबिलिटी है कि ये काम हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेशन एंड स्केलेबिलिटी। अब क्योंकि एडवांस पावर को यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है और लार्ज वॉल्यूम डेटा को बहुत एफिशिएंटली लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा पे बहुत ईजिली अप्लाई हो जाता है, और ये कंटिन्यू अपने आप को इम्प्रूव भी करता रहता है न्यू डेटा के साथ साथ। फिर आ जाता है सिंपल रिग्रेशन मॉडल। सिंपल रिग्रेशन मॉडल एक स्टैटिकल मेथड है, आपने स्टैट्स में भी पढ़ा ही होगा इसे, जो यूज़ करता है, जो रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में। एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे प्रिडिक्टर कहते हैं, एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसे आउटकम कहते हैं। और गोल जो होता है इस मॉडल का वो ये होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या पड़ रहा है, मतलब लीनियर रिग्रेशन का, वो ये बताता है। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या इक्वेशन क्या है वो आप ये देखो, ये वाली y इज इक्वल्स टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x प्लस ई का मतलब होता है आपका स्टैंडर्ड एरर। ये आगे का बीटा वगैरह वो सब मत देखो, बस इतना देखो, ये जो मेन इक्वेशन है। y का मतलब है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, x का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब प्रिडिक्टर, बीटा 0 इज ए इंटरसेप्ट, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है y की अगर x 0 हो जाए। तो ये इंटरप्रिटेशन याद करके जाना, इंटरप्रिटेशन लिख कर ज़रूर आना अगर क्वेश्चन आया तो। स्लोप जो होता है वो डिफाइन करते हैं कि अगर x की एक यूनिट में चेंज आया, एक यूनिट से x इंक्रीज हुआ तो y कितना इंक्रीज होगा। और e इज अ एरर टर्म जो कैप्चर करता है रैंडम नॉइस जो होते हैं। पर्पस क्या होता है इसका? प्रिडिक्ट करना वैल्यू x की बेस्ड ऑन y, और अंडरस्टैंड करना स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप की, स्ट्रेंथ कितनी है और डायरेक्शन क्या है रिलेशनशिप का, वो समझना। वेरियस एलिमेंट ऑफ द सिंपल रिग्रेशन आउटपुट इंटरप्रिटेशन। देखो आपका जो टॉपिक था ना सिलेबस में, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मल्टीपल रिग्रेशन या सिंपल रिग्रेशन, ये वो है कि क्या क्या हमारी चीज़ें आती हैं जब हम इसे आर में भी चलाते हैं या कहीं और चलाते हैं, और उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है। सबसे पहले तो वही इंटरसेप्ट आपको समझ आ ही गया कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y जब x 0 हो जाए। स्लोप आपको पता ही है कि x में अगर एक यूनिट का चेंज आया तो y में कितना चेंज आएगा वो ये बताता है। देन आता है आर स्क्वायर्ड। आर स्क्वायर्ड रिप्रेजेंट करता है कि कितना वेरिएशन जो है y का वो x एक्सप्लेन कर पा रहा है। इसकी वैल्यू 0 से 1 होती है, अगर क्लोजर टू 1 है इसका मतलब बेटर फिटेड मॉडल है। पी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंस टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉफिशिएंट। ये जो कॉफिशिएंट है, ये जो मॉडल है उसका सिग्निफिकेंस स्टैटिकली कितना सिग्निफिकेंट है वो चेक करती है। अगर पी वैल्यू हमारी लेस देन 0.05 है तो सिग्निफिकेंट है। ये ज़रूर याद रखना कि किससे कम है किससे बड़ी, क्राइटेरिया क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, अगर ये लेस देन 0.05 है तो वेरिएबल स्टैटिकली सिग्निफिकेंट है, मतलब रिलेशनशिप जो है
वो अच्छे से सेटअप हो रखा है। देन स्टैंडर्ड एरर मेजर करता है एक्यूरेसी ऑफ कोफिशिएंट एस्टीमेट, जो एस्टीमेट किया गया है मतलब मॉडल की हेल्प से जो वाई की वैल्यू प्रिडिक्ट की गई है वो कितनी एक्यूरेट है। और रेजिडुअल क्या करता है, ये डिफरेंस बताता है ऑब्जर्व्ड और प्रिडिक्टेड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या थी और प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है वाई की, और ये अजम्पशंस को चेक करता है, जैसे होमोडेसिटीज एंड द नॉर्मेलिटी की जो अजम्पशन है उन्हें चेक करता है। देन एफ स्टैट जो होता है ना वो जनरली आपका मल्टी कोरिलेशन वाला जो है उसके अंदर आता है, इसके अंदर तो इसका कम यूज़ होता है। टेस्ट करता है ओवरऑल रिग्रेशन मॉडल कितना सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है आपके कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो एफ टेस्ट वहाँ ज़्यादा यूज़ होता है। टेस्ट करता है ओवरऑल रिग्रेशन मॉडल कितना सिग्निफिकेंट है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल ये वो रेंज देता है जिसके बीच में जो ट्रू कोफिशिएंट वैल्यू है वो लाई करेगी सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे। देन आ जाता है आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड प्रिडिक्शन इंटरवल। ये इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, मैंने दिया है इसके अंदर। बोथ कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड प्रिडिक्शन इंटरवल आर यूज्ड इन रिग्रेशन एनालाइज टू प्रोवाइड अ रेंज ऑफ वैल्यू रिलेटेड टू प्रिडिक्शन। अब ये दोनों ही रिग्रेशन एनालाइज में यूज़ किए जाते हैं। रेंज ऑफ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कि प्रिडिक्टेड वैल्यू जो होगी वो कहाँ लाई करेगी, उसका रेंज प्रोवाइड करता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल की डेफिनेशन क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट द रेंज विद इन विच ट्रू मीन वैल्यू ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सपेक्टेड टू फॉल फॉर अ गिवन लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इंटरवल ये बताता है कि जो हमारी ट्रू मीन वैल्यू है, सही की जो मीन वैल्यू है वो किस रेंज में फॉल करेगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखते हुए, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को लेते हुए। ठीक है, अब सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे पर्पस क्या रहता है इसका, इट गिव अ रेंज ऑफ प्रेडिक्स वैल्यू फॉर एवरेज आउटकम फॉर अ पर्टिकुलर एक्स वैल्यू, कि पर्टिकुलर एक्स वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी वो ये बताता है। इसका एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। ठीक है, टिपिकली नैरो देन इसका जो वृत्त होता है वो टिपिकली नैरो होता है प्रिडिक्शन इंटरवल से, बिकॉज ये एस्टिमेट करता है मीन वैल्यू को जिसकी कम वेरिएबिलिटी होती है, मतलब ज़्यादा वेरिएबल तो होती नहीं मीन वैल्यू, आउटलायर ना हो तो ज़्यादा क्या ही वेरिएबल होगी। अब देता है प्रिडिक्शन इंटरवल एस्टिमेट रेंज विद इन विच इंडिविजुअल फ्यूचर ऑब्जर्वेशन इज एक्सपेक्टेड टू फॉल। वहाँ पे मीन वैल्यू कहाँ फॉल कर रही है वो देख रहे थे, बट यहाँ पे इंडिविजुअल फ्यूचर इंडिविजुअल फ्यूचर ऑब्जर्वेशन कहाँ फॉल करेगी ये देख रहे हैं। ठीक है, और ओवरऑल वैल्यू डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बाकी सारी तो चीज़ें चाहिए, वहाँ पे जो मीन है यहाँ पे इंडिविजुअल फ्यूचर ऑब्जर्वेशन है। पर्पस एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया। इसकी जो वृत्त होती है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल से ज़्यादा होती है बिकॉज इट इज़ अबाउट द अनसर्टेन, इसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है बिकॉज ये मीन नहीं लेती है, ये इंडिविजुअल लेती है। अब आ गया इसका डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर्पस क्या रहता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल का पर्पस क्या है, एस्टिमेट करना रेंज फॉर मीन रिस्पॉन्स। यहाँ पे इसका पर्पस क्या है, एस्टिमेट करना रेंज फॉर इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। इंटरप्रिटेशन, वेयर द एवरेज वाई इज एक्सपेक्टेड टू बी, एवरेज वाई कहाँ पे होगा, बट प्रिडिक्शन इंटरवल में सिंगल वाई कहाँ पे होगा वो प्रिडिक्ट करना। इसकी विड्थ नैरो रहती है, इसकी वाइडर रहती है। वेरिएबल अकाउंटेबिलिटी, ओनली अनसर्टेनिटीज एस्टिमेट द मीन। यहाँ पे अनसर्टिनिटी इन मीन एज वेल एज जो वेरिएबिलिटी है इंडिविजुअल पॉइंट की वो भी होती है, क्योंकि इंडिविजुअल की बात करता है। एप्लीकेशन, ये मीन रिलेशनशिप समझाता है, ये इंडिविजुअल फ्यूचर ऑब्जर्वेशन को बताता है। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोड पे। तो ये मैंने कोड लिखा है कि किस तरीके से हम रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन फाइंड करते हैं आर में। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल कोड है और जो सोल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके आने के थोड़े चांसेस है, तो मैंने डाल दिया था। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम सी की हेल्प से एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमें अभी नहीं पता कौन सा डिपेंडेंट कौन सा इंडिपेंडेंट, हमने डायरेक्टली बस लिख दिया है। सी जो होता है ना, जब हम कई सारी ऑब्जर्वेशन एक साथ दे रहे होते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 मैंने कई सारी वो डाल दी, तो उनको लिखने के लिए हम सी यूज़ करते हैं। ठीक है, उसकी हेल्प से। और ये जो इससे पहले ऑपरेटर है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू की जगह हम इसे यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी हेल्प से हमने ये दो वेरिएबल को लिखा। फिर हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया। डेटा फ्रेम क्रिएट करने की जो कमांड होती है वो सेम ही होती है, डेटा फ्रेम डॉट एक्स कॉमा वाई। डेटा डॉट फ्रेम जो है वो कमांड है, फिर उसमें हमने एक्स और वाई जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो डाल दिए हैं। फिर ये रिग्रेशन मॉडल का मेन जो कमांड है वो ये है, मॉडल एलएम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जो इसमें से हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, वाई, डिपेंडेंट वेरिएबल को आगे रखा जाता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पीछे। और फिर डेटा इज इक्वल्स टू, ये डेटा जो मैंने क्रिएट डेटा फ्रेम में जो डेटा लिखा था ऊपर, डेटा डॉट फ्रेम में जो मैंने डेटा डॉट फ्रेम को जो वैल्यू असाइन की थी डेटा की, वो मैंने डेटा इज इक्वल्स टू डेटा दिया। अगर आप यहाँ पे कुछ और वैल्यू लेते हो तो यहाँ पे डेटा इज इक्वल्स टू वो वैल्यू आपकी हो जाएगी जो भी आप वेरिएबल असाइन करते हो। ठीक है, और अब इस मॉडल की समरी व्यू करने के लिए हम डायरेक्ट समरी
और उसमें मॉडल डाल देते हैं, उसकी समरी पूरी निकल के आ सकती है। प्रिडिक्ट वैल्यू निकालनी है तो याद करके चले जाना, नहीं करनी तो इसे छोड़ देना, इतना कोड भी काफ़ी है। देन आ जाते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन सिंपल लीनियर रिग्रेशन का एक्सटेंशन ही है, जो रिलेशनशिप बताता है डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एंड 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसमें बस इतना ही होता है इक्वेशन में कि यहाँ पे आपका β1 x1 प्लस β2 x2 और ऐसे ही सो ऑन चलता रहता है। मतलब कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, x1 x2 x के इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इंटरसेप्ट है और बाकी कॉफिशिएंट है जो चेंज दिखा रहे हैं कि y में क्या क्या चेंज आएगा अगर x की एक एक चीज़ चेंज होती है, और ये एक वेरिएबल का चेंज दिखाता है, दूसरे को एज अ कॉन्स्टेंट होल्ड करता है। अब इसकी प्रिडिक्शन क्या है, इंटरप्रिटेशन देखो मल्टीपल रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन की, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बहुत सेम ही है, एक दो चीज़ें ही कुछ अलग है। तो आप ये देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन लिख दी है, इसमें एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड और ऐड किया गया है बस, और कुछ खास इसमें है नहीं, रोक के पढ़ लेना, कुछ खास ऐसा है नहीं। देन इसका कोड है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का। देखो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का जैसा था ना, बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे मैंने 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिए, x1 एंड x2, डेटा फ्रेम मैंने वैसे ही क्रिएट किया, सबको डाल दिया। देन उसके बाद जब मॉडल क्रिएट किया है तो यहाँ पे पहले सिर्फ x लिखा था, यहाँ पे x1 प्लस x2 लिखा है, बस इतना ही चेंज है, बाकी समरी निकाल दी। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हेटेरोडायनेसिटी। ठीक है, इज अ रिग्रेशन इन एनालाइज वेयर द वेरिएंस ऑफ एरर रेजिडुअल इज नॉट कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, जब जो वेरिएंस ऑफ द एरर होता है, मतलब जो रेजिडुअल है वो कांस्टेंट नहीं होता ऑल लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वेरिएंस ज़्यादा आ रहा है, दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएंस अलग आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये वाली प्रॉब्लम होती है। सिंपल टर्म में बोला जाए तो स्प्रेड ऑफ रेजिडुअल चेंज एज अ प्रिडिक्टेड वैल्यू और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज, जो स्प्रेड है मतलब स्कैटर है, रेजिडुअल चेंज वो चेंज हो जाता है जैसे जैसे हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू और इंडिपेंडेंट वैल्यू चेंज होती है। अभी जो प्रॉब्लम है कि वन की अजम्पशन ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इज होमोडाइसिटी से मीनिंग द रेजिडुअल हैव ऑफ द कांस्टेंट वेरिएशन। अभी प्रॉब्लम क्यों है, हेटेरोडायनेसिटी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हमारा जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो एक अजम्पशन रखता है होमोडाइसिटी की, मतलब रेजिडुअल जो होगा वो कांस्टेंट वेरिएशन होगा उसमें सारे वेरिएबल्स में। अब इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, इसकी वजह से इनएफिशिएंट एस्टीमेट हो जाएगा और हमारी बाइस्ड एरर स्टैंडर्ड एरर शो की जाएगी। ठीक है, अब कैसे डिटेक्ट करना है, ये डिटेक्ट इंपॉर्टेंट है। पहले रेजिडुअल प्लॉट रेजिडुअल वर्सेस फिटेड, ये हम आगे पढ़ेंगे। रेजिडुअल वर्सेस फिटेड प्लॉट हम क्या करते हैं, जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक तरह का ग्राफ है रेजिडुअल वर्सेस फिटेड, इसकी हेल्प से हम जो है प्लॉट करके देखते हैं कि क्या हो रहा, कैसे ये मतलब शो हो रहा है। ठीक है, ये अगर प्लॉट हमारा पैटर्न या फनल शेप शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि हेटेरोडायनेसिटी एग्जिस्ट कर रही है, और इसका मतलब है कि रेजिडुअल इंक्रीज हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, वर्सेस फिटेड वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब स्टैटिकल टेस्ट, बहुत सारे स्टैटिकल टेस्ट भी हैं, जैसे बीपी टेस्ट है। बीपी टेस्ट क्या करता है, वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाइट टेस्ट, अब इसके अंदर से आपको सिर्फ बीपी टेस्ट याद करना है और ये रेजिडुअल प्लॉट याद करना है, ये दोनों आपके सिलेबस में है, बाकी आप ये छोड़ सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, अब ये एग्जाम्पल आप इसे पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब रिजॉल्व कैसे करते हैं इसको, तो आप क्या करो, या तो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे ट्रांसफॉर्म कर दो, यूज़ करो रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर, कैलकुलेट करो हेटेरोडायनेसिटी कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड एरर वाइड किसी मेथड से, और फिर एडजस्ट करो इन्फेरेंस विदाउट चेंजिंग अ कोफिशिएंट एस्टीमेट, या फिर वेट लीस्ट स्क्वायर। इसका मतलब है कि आप जो है वेट, जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इम्पॉर्टेंट है, उनको ज़्यादा वेट प्रोवाइड कर दो एज़ कम्पेयर टू लीस्ट सिग्निफिकेंट, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देन मॉडल स्पेसिफिकेशन, समटाइम हेटेरोडायनेसिटी अराइजेस ड्यू टू मिसिंग वेरिएबल्स। अब कभी कभी क्या होता है कि वेरिएबल्स मिसिंग होता है, इस वजह से भी होता है, या इनकरेक्ट फंक्शनिंग फॉर्म होती है, तो आप उन वेरिएबल्स को ऐड कर दो। अब आता है मल्टीकुलरिटी। मल्टीकुलरिटी ऑकर होती है जब मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, ये जो होती है ये मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में होती है जब टू या मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स खुद से कोरिलेट हो जाते हैं। देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल खुद से कोरिलेट नहीं होने चाहिए, वो डिपेंडेंट वेरिएबल से कोरिलेट होने चाहिए, बट यहाँ खुद से कोरिलेट हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि एक्यूरेसी ख़त्म होती है, अनस्टेबिलिटी और अनरिलायबल एस्टीमेट होता है, और ये रिड्यूस करता है स्टैटिकल पावर को। अब इसका एग्जांपल मैंने दे रखा है, आप समझ सकते हो। अब इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो एक तो कोरिलेशन मैट्रिक्स है। कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या होती है कि कोरिलेशन मैट्रिक्स मतलब पूरा मैट्रिक्स तो आप समझते हो, मैट्रिक्स निकलती है। अब इस मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कितना रिलेटेड है वो पता चलता है।
ठीक है। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से 95% रिलेटेड है, मतलब मल्टीकुलरिटी का इशू अराइज हो रहा है। तो एक तो कोरिलेशन मैट्रिक्स के से एक वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। बीपी टेस्ट और बीआईएफ टेस्ट आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, लिखने को मैं तो बोल रही हूँ आएगा ही, आप इसे पढ़ के जाना। वीवीआईएफ मेजर करते हैं कि कितना वेरिएशन हो रहा है रिग्रेशन कोफिशिएंट में ड्यू टू मल्टीकुलरिटी। अब इसका रूल थंब क्या है कि अगर VIF 1 है मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है, अगर VIF 1 से 5 के बीच में मतलब मॉडरेट है, लेकिन अगर 5 से बड़ा है, कभी कभी 10 से बड़ा है, तो हाई मल्टीकुलरिटी कंसर्न रहता है। अब रिजॉल्व कैसे करना है इसे, जो कोरिलेटेड हाईली कोरिलेटेड प्रिडिक्टर्स को या तो आप रिमूव कर दो या फिर उन वैल्यूज़ को कंबाइन कर दो, या फिर ये कुछ टेक्निक्स है इन्हें यूज़ कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो ज़्यादा डेटा। स्मॉल सैम्पल की वजह से भी कभी कभी मल्टीकुलरिटी आ सकती है, तो आप ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अब आ जाता है रेजिडुअल वर्सेस फिटेड प्लॉट। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था रेजिडुअल वर्सेस फिटेड, अभी से मैंने और इसे डिस्क्रिप्टिव वे में यहाँ समझा रही हूँ। देखो, रेजिडुअल वर्सेस फिटेड एक डायग्नोस्टिक ग्राफ है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है रिग्रेशन एनालाइज में एक्सेस करने के लिए कि हाउ वेल मॉडल फिट द डेटा एंड चेक सम ऑफ द की अजम्पशंस को चेक करने के लिए। अब रेजिडुअल का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू। और फिटेड वैल्यू का मतलब होता है कि प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है, जो हम वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की बेस्ड ऑन द रिग्रेशन मॉडल फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पर्पस क्या होता है इनका, अजम्पशन चेक करना होमोडाइसिटी की, और नॉन लिनियरिटी को चेक करना, आउटलायर कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो देखना, और चेक करना कि अगर जो रेजिडुअल है वो सेंटर्ड अराउंड 0 है या नहीं, जो कि नेसेसरी होता है गुड फिट के लिए। अगर रेजिडुअल सेंटर्ड अराउंड 0 होता है तो वो गुड होता है फॉर द इट इज़ नेसेसरी फॉर अ गुड फिट। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर रेंडम स्कैटर्ड हो रखा है अराउंड द 0 सजेस्ट दैट मॉडल फिट द डेटा वेल, मतलब 0 के अराउंड स्कैटर्ड है मतलब मॉडल बढ़िया है। फनल शेप है, हेटेरोडाइनेसिटी एग्जिस्ट कर रही है। अगर पैटर्न है जैसे कर्व है या सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर आ रहा है, मतलब नॉन लिनियरिटी है, मिडिंग मॉडल में भी मिसिंग की वेरिएबल्स, मतलब मॉडल के अंदर जो की वेरिएबल्स हैं वो मिस हो रखे हैं, ठीक है। क्लस्टर या आउटलायर है तो ये इंडिकेट करते हैं कि सर्टेन ऑब्जर्वेशन जो है डेटा की उन्हें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। अब आ जाता है बीपी टेस्ट ये हेटेरोडाइनेसिटी को शो करता है बीपी टेस्ट। अब इसका मैंने पूरा कोड दे रखा है। बीपी टेस्ट का कोड क्या है कि आपको सबसे पहले LM टेस्ट जो पैकेज है वो इंस्टॉल करना होता है, अगर वो नहीं होता फिर LM पैकेज को लोड करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं लाइब्रेरी, और फिर आपका जो भी पैकेज है LM टेस्ट। अब रिग्रेशन मॉडल, लीनियर रिग्रेशन मॉडल कैसे होता है वो तो आपने देख ही लिया था। बाय जो डिपेंडेंट वेरिएबल वो आगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे पीछे, और डेटा में अब यहाँ पे मेरा डेटा जो है योर डेटा करके है, तो इसलिए डेटा इज इक्वल टू योर डेटा। अब बीपी टेस्ट कैसे आता है, अब आपको बस ये मॉडल बन गया ना यहाँ तक रिग्रेशन का, अब बस बीपी टेस्ट लिखना है और मॉडल लिख देना है, ठीक है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन बहुत मस्त है, प्लीज़ याद करके ज़रूर जाना। देखो, अगर आपकी पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है, अगर आपकी पी वैल्यू लेस देन 0.05 है, मतलब कि हेटेरोडाइनेसिटी एग्जिस्ट कर रही है, हेटेरोडाइनेसिटी आपकी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब आपकी जो हाइपोथेसिस है वो वायलेट हो रही है, ठीक है। और फिर आ जाता है आपका VIF टेस्ट। इसका जो कोड है वो ये है कि आपको इसके लिए कार पैकेज इंस्टॉल करना होता है, फिर लाइब्रेरी की हेल्प से आप उसे लोड करते हो सिस्टम में, फिर मॉडल, आपने पूरा मॉडल लिख दिया, फिर आप जो है कैलकुलेट करोगे, VIF फंक्शन लगाओ और मॉडल डाल दो बस, ठीक है। अगर VIF 1 है तो नो मल्टीकुलरिटी, अगर आपका VIF 1 to 5 है मॉडरेट मल्टीकुलरिटी, और अगर 5 से भी बड़ा है, कभी कभी 10 से भी बड़ा होता है, तो हाई मल्टीकुलरिटी। ये इसी के साथ आपका जो 5th यूनिट है वो कंप्लीट हो गया है। और अगर आप इसे पढ़ लेते हो पूरा जितना मैंने कराया है, आपका पूरे 5th यूनिट में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट कोड थे वो भी मैंने डाल दिए हैं, इससे बाहर कुछ ऐसा कुछ खास कोड आने नहीं है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।